जी हां दोस्तों, 26 फरवरी 2019 भारत के लड़ाकू विमान सीमा पार कर चुके थे। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला हो चुका था। पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या पाकिस्तान जवाब देगा? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का जवाब सीमा पर नहीं आने वाला था। निशाना थी भारतीय सेना नहीं, निशाना थे भारत के 3 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। हमला करने वाले लोग सीमा पार से नहीं आने वाले थे। वे पहले से भारत के अंदर मौजूद थे, कोई दुकानदार बनकर, कोई कर्मचारी बनकर, कोई आम नागरिक बनकर। बस एक आदेश का इंतजार था। बालाकोट के करीब 72 घंटे बाद दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक सिक्योर फोन बजा। फोन उठाया अजीत डोभाल ने। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर रेड अलर्ट। डोभाल ने शांत स्वर में पूछा, मिशन का नाम? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, ऑपरेशन रिटेलिएशन। उसी पल उनके कंप्यूटर पर पाकिस्तान से एक तस्वीर आई। भारत का नक्शा, 3 शहर लाल घेरे में और पास में रखा एक काला ब्रीफकेस। वही ब्रीफकेस जिसे आईएसआई चीफ कुछ ही घंटों में छीन ले जाने वाला था। उसमें क्या था? हमले की पूरी योजना, तारीख और समय, या भारत के अंदर छिपे गद्दारों के नाम। डोभाल को वह ब्रीफकेस चाहिए था, लेकिन उसे रोकने के लिए उनके पास सिर्फ 8 मिनट थे। ना गोली चल सकती थी, ना भारत का नाम सामने आ सकता था, और एक छोटी सी गलती 2 परमाणु देशों को युद्ध के दरवाजे तक ले जा सकती थी। घड़ी चल चुकी थी। ऑपरेशन रिटेलिएशन शुरू होने में सिर्फ 55 घंटे बाकी थे। 1 मार्च 2019 शाम के ठीक 7:30 दिल्ली का साउथ ब्लॉक बाहर से शाम था। ज्यादातर कमरों की लाइटें बंद हो चुकी थीं। गलियारों में सिर्फ सुरक्षा अधिकारियों के कदमों की हल्की आवाज गूंज रही, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कार्यालय में अब भी रोशनी जल रही थी। उनकी मेज पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों की रिपोर्ट खुली थी। हर पन्ने में तनाव था, लेकिन कोई साफ संकेत नहीं था कि अगला खतरा कहां से आएगा। तभी सिक्योर फोन बजा। डोभाल ने फोन उठाया। हां, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर रेड अलर्ट। डोभाल कुर्सी पर सीधे बैठ गए। बताइए, कराची से सूचना मिली है। आईएसआई चीफ आज रात गुप्त रूप से पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। कहां? बीजिंग। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों की मुलाकात सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन बालाकोट के तुरंत बाद आईएसआई चीफ का गुप्त रूप से बीजिंग जाना सामान्य नहीं था। डोभाल ने पूछा, यात्रा आधिकारिक है? नहीं सर, किसी सरकारी कार्यक्रम में इसका जिक्र नहीं है। फ्लाइट की जानकारी भी छिपाई गई है। मिशन का कोई नाम? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, ऑपरेशन रिटेलिएशन। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। रिटेलिएशन यानी बदला, लेकिन यह बदला सीमा पर नहीं होने वाला था। डोभाल ने अगला सवाल पूछा, आईएसआई चीफ के साथ क्या जा रहा है? एक काला ब्रीफकेस। स्रोत के अनुसार वह ब्रीफकेस उनकी कलाई से हथकड़ी की तरह बंधा रहेगा। डोभाल ने सामने दीवार पर लगे भारत के नक्शे को देखा। मुझे फ्लाइट नंबर, पूरा रूट और ब्रीफकेस की हर जानकारी चाहिए। स्रोत को बचाकर रखना। फोन कट गया। डोभाल समझ चुके थे, अगर पाकिस्तान केवल सीमा पर जवाब देना चाहता तो उसे चीन की खुफिया सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब था योजना सीमा से बाहर की थी, और शायद भारत के अंदर की भी। उसी समय इस्लामाबाद के बाहरी हिस्से में एक बंद सरकारी मकान के अंदर 7 लोग बैठे थे। मेज पर भारत का नक्शा फैला था। 3 शहरों पर लाल निशान बने थे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने नक्शे पर हाथ रखा। एक शहर पर हमला खबर बनता है, 3 शहरों पर हमला देश की नसों में डर उतार देता है। सामने बैठे चीनी अधिकारी वांगशु ने पूछा, लोग तैयार हैं, भारत के अंदर हमारे लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तारीख पाकिस्तानी अधिकारी ने मेज के नीचे से काला ब्रीफकेस निकाला। तारीख, नाम, जगह सब इसमें है। वांगशु ने कहा, फाइल डिजिटल भेज सकते थे। नहीं, भारतीय एजेंसियां हमारे कई चैनल देख रही हैं। एक गलती पूरा नेटवर्क खत्म कर देगी। वांगशु ने फाइल खोलने की कोशिश की। पाकिस्तानी अधिकारी ने उसका हाथ रोक दिया। पूरी जानकारी बीजिंग में मिलेगी। वांगशु की आवाज ठंडी हो गई। हम तकनीकी सहायता दे रहे हैं, हमें पूरी योजना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारी आगे झुका। जब भारत इन 3 शहरों में खतरा ढूंढ रहा होगा, उसी समय असली काम कहीं और पूरा होगा। वांगशु ने पूछा, असली काम? पाकिस्तानी अधिकारी ने ब्रीफकेस बंद कर दिया। वह जानने के लिए इसे बीजिंग पहुंचना होगा।
रात 9 बजे दिल्ली में एक सुरक्षित कमरे में आपात बैठक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख समंत गोयल। डोभाल ने स्क्रीन पर वहीं 3 शहर दिखाए। प्रधानमंत्री ने धीमे स्वर में कहा, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। डोभाल बोले, जी सर, संकेत बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन भारत के अंदर किसी बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह ने पूछा, कितना समय है? 96 घंटे से ज्यादा नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। 4 दिन 3 शहर और कोई साफ चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री ने पूछा। विकल्प डोभाल ने स्क्रीन पर काले ब्रीफ केस की तस्वीर डाली। असल जवाब इसमें है। वह कहां है? अभी कराची में कुछ घंटों बाद ISI चीफ के साथ बीजिंग जाएगा। समंत गोयल बोले, कराची में उस तक पहुंचना असंभव है। डोभाल ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए कराची में नहीं, बीजिंग में वहां भी नहीं। प्रधानमंत्री ने पूछा। फिर डोभाल ने हवाई रास्ता दिखाया। हवा में अमित शाह ने डोभाल को गौर से देखा। आप पाकिस्तानी ISI चीफ के विमान को रोकना चाहते हैं? हाँ। भारतीय सीमा के बाहर? हाँ। समंत गोयल बोले, अगर भारत का नाम सामने आया तो हालात युद्ध तक जा सकते हैं। डोभाल ने कहा, इसीलिए भारत का नाम सामने नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने पूछा, कौन करेगा? डोभाल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, एक तीसरी एजेंसी। कुछ क्षण बाद उन्होंने नाम लिया। मोसाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। डोभाल ने स्क्रीन पर अफगानिस्तान के ऊपर एक हिस्सा घेरा। यह उड़ान का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। पाकिस्तानी वायुसेना तुरंत मदद नहीं कर पाएगी। चीनी सीमा तक पहुंचने में भी समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने पूछा, हमारे पास कितनी खिड़की होगी? 8 मिनट। अमित शाह ने दोहराया, सिर्फ 8 मिनट। जी। समंत गोयल बोले, यह लगभग असंभव है। डोभाल ने कहा, इसीलिए दुश्मन इसे सोच भी नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री कुछ देर तक स्क्रीन देखते रहे, फिर बोले, योजना तैयार कीजिए, लेकिन भारत का नाम नहीं आना चाहिए। डोभाल ने सिर हिलाया, नहीं आएगा। रात 10-12। कराची के एक छोटे होटल की तीसरी मंजिल पर आरिफ खान अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। दुनिया के लिए वह पाकिस्तान की नौसेना से जुड़ा एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन भारत की खुफिया फाइलों में उसका नाम था अल्फा 7। 6 वर्षों से वह पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के अंदर रहकर छोटी छोटी खबरें दिल्ली तक पहुंचा रहा था। उस रात उसके पास एक बंद लिफाफा पहुंचा था। लिफाफे पर लिखा था, व्यवस्था, समय वर्ण रात 11:45 स्थान। कराची सैन्य टर्मिनल। यात्री का नाम नहीं था, लेकिन सुरक्षा सूची देखकर आरिफ समझ गया, यह उड़ान किसी सामान्य अधिकारी की नहीं है। उसे फ्लाइट नंबर, रूट और ब्रीफ केस की पुष्टि करनी थी। आरिफ ने खिड़की से नीचे देखा। सड़क पर एक काली कार खड़ी थी। वही कार दोपहर में भी दिखी थी, शाम को भी और अब रात में भी। उसने पर्दा बंद किया और सैन्य नेटवर्क में लॉग इन किया। पहला पासवर्ड अस्वीकार, दूसरा रास्ता बंद। स्क्रीन पर लिखा आया, एक्सेस डिनाइड। आरिफ की सांस अटक गई। या तो सुरक्षा अचानक बढ़ गई थी या किसी को लीक का शक हो चुका था। उसने एक पुराना लॉगिन इस्तेमाल किया। स्क्रीन खुल गई। कुछ मिनट बाद उसे फाइल मिली। BK 8847 रूट साफ था। कराची से उड़ान, अफगान एयर स्पेस, फिर चीन यात्रियों की सूची में ISI चीफ नकली नाम से दर्ज था। उनके साथ 6 अधिकारी विमान के अंदर रहेंगे। 12 सुरक्षाकर्मी सिर्फ एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे। आरिफ ने डिप्लोमेटिक पैकेज खोजा। फाइल खोली। पैकेज हर समय मुख्य यात्री की कलाई से सुरक्षित रहेगा, यानी ब्रीफ केस सच था। आरिफ ने संदेश टाइप किया, फ्लाइट PK 8 हाईओड 47, समय 11:45 रूट कराची से अफगान एयर स्पेस, फिर चीन मुख्य यात्री के साथ 6 अधिकारी, काला ब्रीफ केस कलाई से बंधा है। उसने भेजने का बटन दबाया। 3 सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आया, संदेश भेज दिया गया है। आरिफ ने राहत की सांस ली। तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए बंद हुई। फिर स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी, अनधिकृत प्रवेश दर्ज किया गया है। आरिफ ने लैपटॉप बंद किया। नीचे काली कार के दरवाजे खुल चुके थे। 4 अधिकारी बाहर निकले। 2 मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, 2 होटल के पीछे की तरफ। आरिफ बैग उठाकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि नीचे से जूतों की तेज आवाज आई। लिफ्ट भी ऊपर आ रही थी। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। आरिफ दोनों रास्तों के बीच फंस चुका था। उसने गलियारे के आखिरी छोर पर खिड़की देखी। लिफ्ट खुली। एक अधिकारी चिल्लाया, रुको। आरिफ खिड़की से बाहर निकला और सामने की छत पर छलांग लगा दी। एक पैर छत पर पड़ा, दूसरा फिसल गया। वह किनारे से लटक गया।
पीछे से हथियार तान दिया गया। हिलना मत। गोली चलने से पहले आरिफ ने खुद को ऊपर खींच लिया और पानी की टंकी के पीछे छिप गया। गोली टंकी से टकराई, पानी फूटकर बाहर निकला। आरिफ दूसरी तरफ भागा। नीचे संकरी गली थी। वह टूटी हुई लोहे की सीढ़ी से उतरा और आखिरी ऊंचाई से कूद गया। कंधे में चोट लगी, लेकिन वह उठा और भागा। गली के अंत में एक सफेद वैन खड़ी थी। हेडलाइट 2 बार जली। दरवाजा खुला। अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, अंदर आओ। आरिफ ठिठक गया। तुम कौन हो? व्यक्ति ने छोटा सा निशान दिखाया। वह रॉ का नहीं था, वह मोसाद से जुड़ा संकेत था। जिंदा रहना है तो सवाल बाद में पूछना। पीछे से आईएसआई अधिकारी गली में पहुंच चुके थे। आरिफ वैन में कूद गया। दरवाजा बंद हुआ। वैन तेज गति से अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद उसे सिक्योर फोन दिया गया। दूसरी तरफ आवाज आई, अल्फा 7 रिपोर्ट करो। आरिफ ने पहचान लिया। सर, फ्लाइट की जानकारी सही है। डोभाल बोले, अब संपर्क बंद। जो टीम तुम्हारे साथ है उसी के साथ रहो। तभी दिल्ली के कमांड रूम में नया अलर्ट आया। तकनीकी अधिकारी बोला, सर, फ्लाइट प्लान बदल गया है। डोभाल ने पूछा, नया समय? 11:25 उड़ान 20 मिनट पहले होगी। कमरे में तनाव बढ़ गया। फिर दूसरा अलर्ट आया, सर, रूट भी बदल गया है। स्क्रीन पर लाल रेखा उत्तर की तरफ मुड़ गई। 8 मिनट की खिड़की अब सिर्फ 4 मिनट रह गई थी। समंत गोयल बोले, 4 मिनट में विमान नीचे उतारना लगभग असंभव है। डोभाल स्क्रीन देखते रहे। आईएसआई को लीक का शक हो चुका है तो मिशन रोक दें। डोभाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कराची में आईएसआई चीफ का काफिला एयरपोर्ट में प्रवेश कर चुका था। ब्रीफ केस उनकी कलाई से बन चुका था। पीके 8-847 का इंजन चालू था। डोभाल ने सिक्योर फोन उठाया। अभिनव से संपर्क कराओ। भारतीय पायलट की आवाज आई, यस सर। डोभाल बोले, मिशन बदल गया है। तुम्हारे पास अब 8 मिनट नहीं है। कितना समय है? 4 मिनट। अगर 4 मिनट में विमान नहीं रुका, डोभाल ने कहा, प्लान बी। प्लान बी क्या है सर? विमान को बाहर से नहीं रोकना, फिर उसके अंदर अपना आदमी जगाना। और उसी क्षण कराची के रनवे से पीके 8-847 ने उड़ान भर ली। काले ब्रीफ केस में भारत के 3 शहरों का राज बंद था, लेकिन विमान के पिछले हिस्से में एक आदमी पहले से छिपा था। उसका नाम था सादिक मीर। भारत की फाइलों में उसका कोड था जियोनी। वह पाकिस्तान की नागरिक विमान सेवा में तकनीकी कर्मचारी बनकर काम कर रहा था। उसे बड़े रहस्य नहीं मिलते थे, लेकिन वह विमानों तक पहुंच सकता था। आज उसे सिर्फ इतना बताया गया था, विमान के अंदर पहुंचो। बाकी आदेश समय आने पर मिलने वाले थे। रात 11:31 दिल्ली के कमांड रूम में स्क्रीन पर पीके 2844 सफेद बिंदु की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे 2 काले निशान तेजी से पास आ रहे थे। वे भारतीय पायलट अभिनव और कर्ण के लड़ाकू विमान थे। उन पर कोई भारतीय निशान नहीं था। लाइटें बंद थीं। रेडियो पर कोई देश नहीं बोला जा रहा था। डोभाल ने आदेश दिया, 09 को संकेत भेजो। पीके 48-847 के पिछले हिस्से में सादिक ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी 3 बार चमकी, एक लंबी रोशनी, 2 छोटी, फिर एक लंबी। इसका अर्थ था मिशन बदल गया है। दूसरा संकेत आया, विमान को नीचे उतरने पर मजबूर करो। तीसरा संकेत, 4 मिनट। सादिक का चेहरा सख्त हो गया। उसे विमान गिराना नहीं था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। उसे सिर्फ ऐसी तकनीकी चेतावनी पैदा करनी थी कि पायलट आपात लैंडिंग चुने। उसने छोटा उपकरण निकाला और पैनल से जोड़ा। स्क्रीन लाल हुई। सिग्नल असफल, दूसरी कोशिश, फिर लाल। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। एक सुरक्षा अधिकारी बोला। पीछे से आवाज आई थी। दूसरे ने कहा, देखते हैं। दरवाजा हिला, बंद था। चाबी कैप्टन के पास है। कदमों की आवाज दूर चली गई। सादिक ने घड़ी देखी, 2 मिनट 56 सेकंड। उधर अभिनव और करण पीके 8847 के दोनों तरफ पहुंच चुके थे। कॉकपिट में अलार्म बजा। कैप्टन शाहिद ने रडार देखा। 2 अनजान विमान से पायलट ने पूछा, पहचान? कोई संकेत नहीं। कैप्टन ने रेडियो खोला। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड बाद आवाज आई, पीके 888847, अपना वर्तमान रास्ता छोड़िए। कैप्टन ने पूछा, आप कौन हैं? आपको निकटतम सुरक्षित एयरफील्ड पर उतरना होगा। आईएसआई चीफ कॉकपिट में पहुंचे। क्या हो रहा है? 2 लड़ाकू विमान हमें घेर रहे हैं। किस देश के? कोई पहचान नहीं। आईएसआई चीफ ने बाहर देखा। अंधेरे में काला विमान परछाई की तरह साथ उड़ रहा था। उन्होंने आदेश दिया,
उड़ान जारी रखो। तभी मिसाइल चेतावनी बज उठी। कैप्टन की आंखें फैल गईं। उन्होंने लॉक कर लिया है। आईएसआई चीफ बोले, वे हमला नहीं करेंगे। आपको कैसे पता? बाकी खबर दूसरे भाग में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।